आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस सवाल से करना चाहते हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, और वो सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा कौन है। आज देश में बहुत सारे लोग गूगल पर भजन लाल शर्मा को खोज रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हैं कौन। आज जब राजस्थान में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की तो पहली पंक्ति में वो सारे नेता बैठे थे जिन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। लेकिन आज जब ऐलान हुआ तो ना तो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनी, ना बाबा बालकनाथ बने, ना दिया कुमारी बनी, ना राजेंद्र सिंह राठौड़ बने, ना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बने, ना ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नंबर आया, और ना ही किरोड़ी लाल मीणा का नंबर आया। इन तमाम नेताओं की जगह बीजेपी ने राजस्थान में भी एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ था और जिन्हें आज अपने घर से निकलते वक्त भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिस विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं उसी बैठक में उन्हें पार्टी राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने वाली है। तो कल भी हमने आपसे ये बात कही थी कि पहली पंक्ति में जो बड़े बड़े नेता बैठते हैं, असल में मीडिया का, चुनावी विश्लेषकों का, बड़े बड़े नेताओं का, विपक्षी दलों का, सबका ध्यान पहली पंक्ति में बैठने वाले नेताओं पर रहता है। और अक्सर यही कहा जाता है कि पहली पंक्ति में जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं यही बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने आज एक बार फिर से एक ऐसे नेता को चुन लिया जो पहली नहीं बल्कि आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ था, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, ये बीजेपी के विधायक दल की बैठक है जिसके बाद ये फोटो ली गई, और इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो भजन लाल शर्मा कहां खड़े हुए हैं? आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हैं। यह है लोकतंत्र की खूबसूरती। आप भी जब इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भजन लाल शर्मा को शायद खुद भी कोई जानकारी नहीं थी कि पार्टी उन्हें इतना बड़ा पद देने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ और बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी सबको चौंका दिया। और खुद भजन लाल शर्मा के लिए आज के इस पूरे घटनाक्रम पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे पूरा यकीन है उन्हें भी लग रहा होगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं, और ऐसा सपना जो शायद पूरा भी नहीं होने वाला। लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत थी। इससे भी बड़ी बात यह कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान बीजेपी ने देखिए किससे करवाया। यह ऐलान करवाया वसुंधरा राजे सिंधिया से, और शायद आज का दिन वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल और अशुभ दिन था। आज जब केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और बाकी बड़े नेता जयपुर पहुंचे, तब सबसे पहले उनकी मुलाकात वसुंधरा राजे सिंधिया से हुई, और फिर इस मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे को वो पर्ची दी गई जिसमें नए मुख्यमंत्री का नाम लिखा था, यानी उनकी मुट्ठी में नए मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची थी। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने वाली थी तब वो एक जगह काफी निराश भी दिखी, और कई बार ऐसा भी हुआ जब उनके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जिससे ये लग रहा था कि वो तुरंत मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करके वहां से बस चले जाना चाहती हैं, वहां एक मिनट भी बैठना नहीं चाहती। उनके चेहरे पर घोर निराशा थी, कभी कभी उनके चेहरे पर क्रोध भी था, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे थोड़े थोड़े आंसू भी उनके आंखों से निकल रहे हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें साफ कह दिया गया था कि उन्हें ही भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा करनी होगी, और उनके साथ राजभवन जाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की औपचारिकताओं को भी उन्हें ही पूरा करना होगा, क्योंकि वो राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे कद्दावर, सबसे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की। और ये सबसे मुश्किल काम आज वसुंधरा राजे को करना ही पड़ा, ना चाहते हुए भी। उन्होंने एक बार हंसने की कोशिश भी नहीं की, एक बार मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की, एक बार यह भी दिखाने की कोशिश नहीं की कि सब कुछ ठीक ठाक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस फैसले में शामिल है। उनके चेहरे पर सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, और आज वसुंधरा राजे की तस्वीरें भी हजारों शब्दों की न जाने कितनी कहानियां बयां कर रही हैं, और इस कहानी को आप आज इस वीडियो विश्लेषण से समझ सकते हैं। इसलिए आज हमने ये विश्लेषण करने के लिए तस्वीरों की मदद ली है, वीडियोस की मदद ली है, और मेरे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए, आप सब समझ जाएंगे।
1947 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दो भाई, और उसमें गीता दत्त का एक सुपर हिट गाना था जिसके बोल थे मेरा सुंदर सपना बीत गया। और आज ये गाना वसुंधरा राजे पर बिल्कुल ठीक बैठता है। आज उनका सपना टूट गया, आज उनका दिल भी टूट गया, और आज का दिन उन्हें देखने को मिलेगा ये शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि कल जब इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सामने थी, यानी जब शिवराज सिंह का राज समाप्त हो रहा था उन्हीं की आंखों के सामने, तब उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को आशीर्वाद भी दिया और खुशी खुशी इस बात को स्वीकार किया कि पार्टी ने उन्हें अब तक सब कुछ दिया है और अब उनकी बारी है कि वो भी पार्टी को वापस कुछ लौटाएं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तुलना में जब आप वसुंधरा राजे की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुने जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी और इस बात को उन्होंने छुपाने की कोशिश भी नहीं की और इस बात को मंच पर रहते हुए वो स्वीकार बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तो दो तस्वीरें आज आप देखिए, एक शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर जब उनके सामने नए मुख्यमंत्री बैठे, जब उनका राज समाप्त हो रहा था, और एक वसुंधरा राजे की तस्वीर देखिए जब वसुंधरा राजे का राज समाप्त हो रहा था। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज का राज समाप्त हो गया और आज वसुंधरा राजे का राज भी समाप्त हो गया, यानी इन दोनों की पारी समाप्ति की घोषणा इन दो बड़े राज्यों में हो गई। 70 वर्ष की वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, वो केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं और वो भजनलाल शर्मा से बहुत सीनियर हैं। वसुंधरा राजे पहली बार 1985 में विधायक बनी थी, जबकि भजनलाल शर्मा 2023 में पहली बार जयपुर क्षेत्र की सांगानेर सीट से विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं। यानी आप अनुभव और वरिष्ठता के पैमाने पर देखेंगे तो भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे के सामने कहीं नहीं ठहरते। एक तथ्य यह भी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी कभी भजनलाल शर्मा से ज्यादा खुद भी परिचित नहीं थी, वो खुद नहीं जानती थी ये कौन है। वसुंधरा राजे सिंधिया जब जयपुर में पार्टी के कार्यक्रमों में आती थी तब भजनलाल शर्मा उनके पीछे सबसे आखिर में खड़े होते थे और कई बार ऐसा भी होता था जब भजनलाल शर्मा की मुलाकात वसुंधरा राजे से हो भी नहीं पाती थी, मतलब वो वसुंधरा राजे के पास भी नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन समय का चक्र देखिए, और इसी को हम लोकतंत्र की खूबसूरती भी कहते हैं कि आज वही भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वसुंधरा राजे उनके सामने मात्र एक विधायक हैं। भले बीजेपी के नेता, विपक्षी पार्टियां और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया का ध्यान कभी भजनलाल शर्मा पर नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नजर हमेशा से उन पर थी और आज उसके सबूत मैं आपको दूंगा। वर्ष 2019 में जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के करौली में एक रैली करने आए थे, तब मंच पर भजनलाल शर्मा उनके साथ बैठे हुए थे और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कान में कुछ कहा भी था, उनसे बात भी की थी और यह तस्वीर तब राजस्थान में काफी चर्चित हुई थी। लेकिन आज इस तस्वीर को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि तब शायद प्रधानमंत्री मोदी भजनलाल शर्मा से ये कह रहे थे कि वो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे और ये मोदी की गारंटी है। लोग इस तरह का मजाक कर रहे हैं कि शायद मोदी ने उन्हें 2019 में ही कह दिया था कि ये मोदी की गारंटी है, आगे चलकर तुम ही बनोगे मुख्यमंत्री। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर जाया करते थे तब तब हवाई अड्डे पर भजनलाल शर्मा भी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहते थे और प्रधानमंत्री मोदी भजनलाल शर्मा के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, परिचित थे। ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, देखिए, ये वो पंक्ति है जो वहां के नेता स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री का आया करते थे और इस पंक्ति में आप देखेंगे भजनलाल शर्मा भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी को भजनलाल शर्मा के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी थी कि भजनलाल शर्मा क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भजनलाल शर्मा के बीच एक कनेक्शन उस समय का भी है जब वर्ष 1991 में बीजेपी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए एकता यात्रा शुरू की थी और इस यात्रा में नरेंद्र मोदी की तरह भजनलाल शर्मा ने भी हिस्सा लिया था और उन्हें उधमपुर में तब गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा भजनलाल शर्मा के बारे में एक खास बात यह भी है कि वर्ष 2018 में बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट देने से भी इनकार कर दिया था
और आज वही भजन लाल शर्मा राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 2003 में भजन लाल शर्मा ने बीजेपी के खिलाफ बतौर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था और वो इन चुनावों में हार गए थे और बाद में उन्होंने बीजेपी में प्रदेश मंत्री रहते हुए पार्टी के साथ ही फिर रहने का फैसला किया था। यानी खट्टा मीठा रिश्ता उनका रहा है। भजन लाल शर्मा के लिए कहा जाता है कि वो V3 मॉडल वाले नेता हैं, जो विनम्र भी हैं, जिनके पास विजन भी है और जो नए भारत के विकास मॉडल को भी समझते हैं। यानी विनम्र, विजन और विकास, ये V3 इंजन इनके अंदर लगा हुआ है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी 2 मुख्यमंत्री होंगे और यह जिम्मेदारी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को सौंपी गई है। ये 2 मुख्यमंत्री होंगे। 52 वर्ष की दिया कुमारी जयपुर के राज परिवार से आती हैं, राजकुमारी हैं, रानी हैं और उनकी दादी और जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से एक जमाने में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। जबकि 54 वर्ष के प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से हैं और उन्होंने PhD की हुई है और वर्ष 2018 में प्रेमचंद बैरवा विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, लेकिन आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, राजपूत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और दलित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। तो ब्राह्मण प्लस राजपूत प्लस दलित, ये कॉम्बिनेशन बीजेपी ने बनाया है राजस्थान। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय JP नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, श्री राजनाथ सिंह जी का, हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी का और सभी प्रभारी गण का सबका धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ करूंगी, काम करेंगे, अभी भी किया ही है। और बहुत मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के अब दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो कितने झगड़े हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी, अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजन लाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री। वैसे जो बैरवा जी बात कह रहे हैं, ये आज हमारे दर्शकों को भी सोचनी चाहिए। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ कांग्रेस में संभव है? क्या कांग्रेस में भी ऐसा हो सकता है? ये आज आप जरूर सोचिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि राजस्थान सबसे ज्यादा चुनौती वाला राज्य था बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी हुई थी और उन्हें समझाना, उन्हें कन्विंस करना, उन्हें यह बताना कि अब आपका समय समाप्त हो चुका है, अब आपकी एक्सपायरी डेट आ गई है, ये बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि उनकी पकड़ भी राजस्थान के बीजेपी पर बहुत मजबूत है और वो बहुत बड़ी नेता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक बनाकर बीजेपी ने राजस्थान जयपुर भेजा, क्योंकि राजनाथ सिंह का जो कद है, जो उनकी पकड़ है और जो उनका राजनीतिक कद है, उसके सामने ही वसुंधरा राजे सरेंडर कर सकती थी, वरना वसुंधरा राजे को समझाना किसी और नेता के लिए बहुत मुश्किल था। और यही कारण है कि राजनाथ सिंह को पार्टी ने वहां पर भेजा और राजनाथ सिंह को जो ब्रीफ दिया गया था वही राजनाथ सिंह ने बिना किसी विवाद के, बिना किसी परेशानी के कर दिखाया। कोई विवाद हुआ होगा, परेशानी हुई होगी तो वह भी हमें पता नहीं, बंद कमरे में हुई होगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए,
नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के परिवार का कहना है कि बीजेपी नहीं होती तो शायद भजनलाल कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते। आज उनके परिवार से भी आपको मिलाते हैं। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हो चुके हैं राजस्थान के, जो सागानेर से बीजेपी से विधायक बने थे और भरतपुर के रहने वाले। यहाँ उनके माता पिता हैं और काफी खुशी की लहर है। उनके घर पे हम हैं और ये उनकी माता जी। आपका नाम क्या है? गोमती देवी। गोमती देवी। आपका जो बेटा है भजनलाल, वो आज मुख्यमंत्री बने राजस्थान के? हाँ जी, मुख्यमंत्री बने। कैसा लग रहा है? उम्मीद थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की मर्जी। उम्मीद थी आपको? उम्मीद देखो, हम तो कर चुना है भाई। छोटा सा कारतगार का बच्चा है। अच्छा। हाँ, हमें कितना संघर्ष किया? नहीं, संघर्ष कितना किया? भगवान की कृपा ही है, मालिक की। और उनके पिताजी भी हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण है भैया, कृष्ण लाल। क्या लग रहा है आज आपके पुत्र बन गए मुख्यमंत्री? भैया भगवान की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी। आप लोगों की मेहरबानी है। कितना संघर्ष किया भजनलाल ने आपके? बहुत करो। आपको उम्मीद थी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? हाँ, भगवान है। ये किस तरह से खुशी की लहर है और खुशी हो रही है। और भजनलाल जो भरतपुर के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो भजनलाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं। उनके बूढ़े माता पिता को आपने देखा और देखिए कि इस तरह के परिवारों में जब किसी माता पिता को इस उम्र में ये खबर लगती है कि उनका बेटा उनके राज्य का मुख्यमंत्री बन गया है, तो आज आप सोचिए उनके जो माता पिता हैं वो कितने आज खुश होंगे। बल्कि भजनलाल शर्मा की जो माँ है, उनकी आंखों से तो लगातार आंसू निकल रहे थे और ये खुशी के आंसू थे। वसुंधरा राजे ने जब राजस्थान में अपना राज जाते हुए देखा, समाप्त होते हुए देखा, तो वो निराश भी थी और शायद क्रोधित भी थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपना राज जब जाते हुए देखा तो उन्होंने ऐसी निराशा नहीं दिखाई। उन्होंने बहुत मैच्योरिटी, बहुत परिपक्वता दिखाई। बल्कि वो इस मुश्किल समय में भी विनम्र बने रहे, सहज बने रहे, लगातार मुस्कुराते रहे। और आज उन्होंने कहा कि वो पार्टी से कुछ मांगने से पहले मरना पसंद करेंगे। और उन्होंने आज ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। और आज भी शिवराज सिंह चौहान भोपाल में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो शिवराज सिंह चौहान आहत तो वो भी हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने नेतृत्व में पार्टी को 2/3 बहुमत दिलवा दिया और पार्टी ने उन्हें तब भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो आहत हैं, जरूर आहत हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अभी नहीं तो हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें दिल्ली बुला लिया जाएगा, हो सकता है उन्हें मंत्री बना दिया जाए केंद्र में, ये भी हो सकता है कि पार्टी में केंद्र में कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आज उन्होंने भी दिखा दिया कि थोड़े से आहत वो भी हैं और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज शिवराज सिंह चौहान के समर्थन करने वाली कुछ महिलाएं उनके मुख्यमंत्री न बनने पर इतनी भावुक हो गई कि वो रोते रोते ये कहने लगी कि उनकी लाडली बहनें तो शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती थीं और इन महिलाओं ने इसलिए वोट दिया था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 58 वर्ष के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, शिवराज सिंह को नहीं बनाया। अब मोहन यादव काफी साधारण से परिवार से आते हैं और उनका परिवार भी आज यही कह रहा है कि अगर मोहन यादव किसी और पार्टी में होते तो शायद उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका कभी न मिलता। बहुत खुशी हो रही है, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है।
हाँ चल रहा था नाम ऐसा, एकदम पूरा पता तो नहीं था, पर मेहनत का फल मिला है। इतनी मेहनत करी है तो उसका फल दिया भगवान ने। हमेशा काम अच्छा करा था। सीढ़ी एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। महाकाल तो बहुत बड़े भक्त है, महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि एक खास बात बीजेपी ने जो की है, तीनों ही राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। पीछे से सबसे पीछे वाली पंक्ति में जो उनका नेता खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, जो कार्यकर्ता है लंबे समय से, उसे मुख्यमंत्री का पद दिया। और हर नेता, हर मुख्यमंत्री के साथ 2-2 उप मुख्यमंत्री भी अटैच कर दिए। एक नया फॉर्मूला है 1+2 का, तीनों राज्यों में उन्होंने किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए नेताओं का चुनाव हुआ है, उससे 5 बड़ी बातें आज आपको समझनी चाहिए। कौन सी बड़ी बातें हैं? विश्लेषण। पहली बात, अब इन तीनों राज्यों में एक ही नारा गूंज रहा है, वो नारा है मोदी जिंदाबाद का नारा। इससे पहले इन राज्यों में शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद या फिर रमन सिंह जिंदाबाद, इस तरह के नारे गूंजते थे। अब सब जगह एक समानता आ गई है, एक नाम एक नारा, वो है मोदी मोदी का नारा तीनों ही जगह, और तीनों ही जगह एक ही मुद्दा, मोदी की गारंटी। यानी ये तीनों जो राज्य हैं, आप समझ लीजिए अब मिलकर एक नया भूखंड बन गए हैं। इनमें सिर्फ मोदी के नारे और मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी। दूसरा, अब कार्यकर्ता खुश हैं और बड़े बड़े नेता निराश हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तो पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जो असली जो मेहनत करते हैं, देखिए आज हम तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सलाम करना चाहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि कोई भी पार्टी जब जीतती है उसका सबसे पहला श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। सबसे ज्यादा मेहनत कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन सबसे कम श्रेय उनको मिलता है, सबसे कम पुरस्कार, सबसे कम इनाम उन्हीं को मिलता है, और उनका कभी नाम तक नहीं आता कहीं, वो कार्यकर्ता ही रह जाते हैं। कार्यकर्ता का कोई नाम भी होता है पता नहीं चलता। इसलिए कार्यकर्ताओं में से जब किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बड़ा नेता बनाया जाता है, बड़ा आदमी बना दिया जाता है, तो बाकी के कार्यकर्ता भी खुश होते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं वो निराश हो जाते हैं, और इन तीनों राज्यों में वही है। तीसरी बात, अब सीजन्ड नेताओं का सीजन खत्म हो चुका है। इससे पहले इन तमाम बड़े बड़े नेताओं को कहा जाता था ये बड़े सीजन्ड नेता हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, राज चलाया वर्षों तक। और आप देखिए, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अशोक गहलोत को देखिए, कमलनाथ को देखिए, बघेल को देखिए, आप अब शिवराज सिंह चौहान को देखिए, वसुंधरा राजे को देखिए, ये सारे सीजन्ड नेता माने जाते हैं। अब इनका सीजन समाप्त हो चुका है। रमन सिंह, इनमें एक और भी हैं, उनका सीजन समाप्त हो चुका है, यानी उनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, ये जनता ने और पार्टियों ने बता दिया है। चौथी बात, अब बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, और वोट लेने का काम अब मोदी की गारंटी का है। इसमें एक थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जितने भी मुख्यमंत्री बनाए हैं ये बहुत जूनियर हैं, अनुभवहीन हैं, इन्होंने कभी सरकार चलाई नहीं, इन्हें सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इतने कम अनुभव वाले लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। 5 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो ये कैसे पार्टी को जिताएंगे? ना तो इनकी पार्टी पर कोई पकड़ है, क्योंकि ये खुद बड़े जूनियर रहे हैं, ना ही राज्य के प्रशासन पर इनकी कोई पकड़ है, और ना ही ये राज्य में कोई बहुत जनता के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। तो फिर ये कैसे करेंगे? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े जूते में अपना पांव फंसा लिया है। लेकिन यहां स्पष्ट करने वाली बात यह है कि पार्टी इनसे चाहती भी नहीं कि ये वोट लें या पार्टी को सीटें दिलवाएं। स्पष्ट है, पार्टी अब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं तलाश रही जो कि जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, वो वोट लाएगा, वो सीटें दिलवाएगा और बीजेपी को जितवाएगा। पार्टी को इन राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, पार्टी को एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो बस प्रशासन चलाता रहे। पार्टी को वोट दिलाने का, चुनाव जीतने का काम है
प्रधानमंत्री मोदी का। बीजेपी चुनाव जीतेगी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, चुनाव जीतेगी मोदी की गारंटी पर। इन लोगों को सिर्फ इतना काम दिया गया है कि जो योजनाएं दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी और जो रणनीति अमित शाह बनाकर भेजें, आपको पूरी ईमानदारी के साथ उस योजना को, उस रणनीति को जमीन पर लागू करना है। और प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं सोशल वेलफेयर की, उन्हें गांव-गांव में हर परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वोट मत मांगिए, वोट तो मिल ही जाएंगे। तो इनकी जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री अब समाप्त हो गए बीजेपी में। अब बीजेपी प्रशासनिक अधिकारी, राज्य का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर रही है। पांचवी बात, बीजेपी एक ऐसा कमल का फूल है जिसमें हर जाति और हर समुदाय का नेता आज आपको दिखाई देगा। और इसे आप प्रधानमंत्री मोदी की नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। जो मैंने आपको बताया 1+2 का फॉर्मूला, यानी हर राज्य में 3 लोग नेतृत्व कर रहे हैं और उन 3+3 यानी ये 9 लोग ऐसे हैं जो लगभग हर जाति का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर जाति समुदाय को जगह दे दी गई है। और इस बात को आप इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस यादव समुदाय से आते हैं, उनका उत्तर भारत की राजनीति में बड़ा प्रभाव माना जाता है। अभी तक ये यादव वोट जो थे, ये या तो अखिलेश यादव की जेब में थे या लालू यादव की जेब में थे। बिहार में सबसे ज्यादा 14.3%, झारखंड में 14%, छत्तीसगढ़ में 8%, मध्य प्रदेश में 12% और उत्तर प्रदेश में 10% वोट यादवों के हैं। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यादव समुदाय के एकमुश्त वोट वहां की क्षेत्रीय पार्टियों को मिलते हैं। और वो कौन सी पार्टियां हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू यादव की आरजेडी इनके पास है, क्योंकि यादव वोटों के सबसे बड़े ठेकेदार यही है। लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाकर मुख्यमंत्री ये संदेश दिया कि बिहार में अगर यादव समुदाय के लोग लालू यादव की पार्टी को वोट देते हैं तो लालू यादव का अपना बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को अगर यादव वोट देते हैं तो या तो वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या उनके परिवार के बाकी सदस्य मंत्री बनेंगे। लेकिन अगर यादव समुदाय के लोग बीजेपी को वोट देते हैं तो वो आम लोगों के बीच से ही किसी एक ऐसे यादव नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है जो किसी बड़े राजनीतिक खानदान से नहीं होगा और जिसे यादव समुदाय से आया ऑर्गेनिक लीडर आप मान सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सोशल इंजीनियरिंग को आप छत्तीसगढ़ के उदाहरण से भी समझिए, जहां आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। यह फैसला भी ऐसा है जिसका असर देश के कई राज्यों पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 31%, झारखंड में 26%, मध्य प्रदेश में 21% और राजस्थान में 13.5% आबादी आदिवासी समुदाय की। और इन राज्यों में भी जो पार्टियां आदिवासी वोटों की राजनीति करती हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री अपने परिवारों से ही चुनती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिनके पिता शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले पिता रहे, अब पुत्र मुख्यमंत्री हैं और वो अपनी पार्टी को झारखंड के आदिवासियों की पार्टी बताते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सोरेन परिवार की पार्टी वहां के आदिवासी भाइयों की पार्टी है तो फिर मुख्यमंत्री हर बार सिर्फ सोरेन परिवार से ही क्यों बनता है? बाकी के जो आदिवासी हैं उनमें से किसी को एक बना सकते हैं, उनके पास भी बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, उनमें से बना देते। लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा एक ही पार्टी, एक ही परिवार से। बीजेपी जाति की इसी परंपरागत राजनीति को तोड़ना चाहती है और इसलिए उसने इन राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए जिससे देश के पिछड़े और शोषित वर्ग को राजनीति में बड़े पदों पर सही मायने में मौका मिले और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आप यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया है जिन्होंने 2023 का चुनाव नहीं जिताया, बल्कि वो 2024 का चुनाव जिताएंगे। जिन्होंने 2023 का चुनाव जिताया वो रिटायर हो गए या बाहर बैठे हैं और जो 2024 का चुनाव जिताएंगे उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी ने आज इस गलतफहमी को भी दूर कर दिया कि वो सवर्ण और व्यापारी वर्ग की पार्टी है, बनियों की पार्टी है। अगर आप देखें तो देश के जिन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, उनमें से 9 राज्यों में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से हैं। मोदी सरकार में भी 61% मंत्री दलित, आदिवासी
और पिछड़े समुदाय से हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सोशल इंजीनियरिंग में सभी वर्गों के लिए स्थान है और मोदी ने सही मायनों में पिछड़े वर्ग को राजनीति में बड़े पदों पर मौका दिया है। यानी आप कह सकते हो कि ओबीसी की एक्चुअली सबसे बड़ी सरकार जो बनी है वो मोदी सरकार बनी है, जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी है। आज जब देश की ज्यादातर पार्टियों को कुछ खास परिवारों द्वारा ही संचालित किया जा रहा है और इन्हीं परिवारों के लोग सरकारों में मुख्यमंत्री बनते हैं, तब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राज्यों के मुख्यमंत्री तक सभी नेता ऐसे हैं जो एक जमाने में कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर चुके हैं और मेहनत करते करते आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब वो लोग हैं जो एक जमाने में कार्यकर्ता हुआ करते थे, प्रचारक हुआ करते थे। आज बहुत सारे लोग हैरान हैं कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम इससे पहले कभी सुना तक नहीं था। लेकिन क्या आपको पता है कि 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री जब बने थे तब वो भी आखिरी पंक्ति में ही बैठे होते थे और किसी ने तब कल्पना नहीं की थी कि एक दिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन बीजेपी हमेशा से ही हैरान करने वाले फैसले लेती है और आज भी बीजेपी अगली पीढ़ी के नेताओं को पार्टी के लिए ऐसे ही तैयार कर रही है। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्रिकेट की भाषा में कि क्रिकेट में जब आप देखेंगे जब T20 का अगला जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भारत की टीम खेलेगी, तो अभी से ये योजना चल रही है कि T20 की टीम में आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को ना रखें और उनकी जगह किसी नए खिलाड़ियों को रखें। इसी तरह आपने देखा होगा T20 की टीम में सूर्य कुमार यादव को अचानक से कप्तान बना दिया गया और वो खेल अच्छा रहे हैं, उन्होंने सीरीज भी जितवा दी। और यही काम बीजेपी में भी हो रहा है। जीवन भर आप सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा के आश्रय नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री की सोशल इंजीनियरिंग के बाद अब आपको मायावती की फैमिली इंजीनियरिंग बताते हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने सगे भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उनके बाद उनका भतीजा ये सारा राजपाट बीएसपी का संभालेगा। वर्ष 2008 में मायावती ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था मेरे संघर्ष में जीवन का सफरनामा, और इसमें मायावती ने लिखा कि उनके बाद बहुजन समाज पार्टी का अगला नेता उनके परिवार से नहीं होगा। लेकिन आज उन्होंने उस वादे को तोड़ दिया और अपने छोटे भाई के बेटे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपने ही वचन को उन्होंने तोड़ दिया। मायावती को बहुजन राजनीति की विरासत स्वर्गीय कांशीराम से मिली थी और कांशीराम ने वर्ष 1984 में बीएसपी की स्थापना की थी। और कांशीराम दलितों के उत्थान के लिए इतने गंभीर थे कि उन्होंने अपने परिवार तक को बहुजन समाज के लिए, दलितों के लिए छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि मायावती अपने परिवार के उत्थान के लिए इतनी गंभीर हैं कि उन्होंने अपने 28 वर्ष के भतीजे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और कांशीराम और मायावती की राजनीति में एक अंतर यह भी है कि कांशीराम ने दलितों के उत्थान के लिए अपने परिवार को छोड़ा और मायावती ने परिवार के उत्थान के लिए दलितों को छोड़ दिया। 2001 में जब कांशीराम ने अपने बाद मायावती को बीएसपी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मायावती से बहुत उम्मीदें हैं और मायावती ने भी उस समय वादा किया कि वो दलितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं उन दोनों की। लेकिन आज जो बीएसपी की स्थिति है उससे लगता है कि मायावती कांशीराम से किए गए उन वादों को भूल गई। तो 22 साल के बाद सुश्री मायावती ने अपना यह वादा तोड़ दिया और अपने भतीजे को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और बीएसपी अब एक पारिवारिक पार्टी औपचारिक रूप से बन गई। अगर आप भारत की राजनीति को देखेंगे तो बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां होंगी, एक आप इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी अलग रख सकते हैं, वो भी अभी पारिवारिक पार्टी नहीं बनी है। लेकिन अगर आप बाकी पार्टियां देखें, कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार चलाता है, एक के बाद एक वही उत्तराधिकारी बनते हैं। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव चलाते हैं, उससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव चलाते थे। आरजेडी को लालू यादव और उनके बच्चे चलाते हैं। शिवसेना को ठाकरे परिवार चलाता है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला अपनी पार्टी चलाते हैं। महबूबा मुफ्ती सईद अपनी पार्टी चलाती हैं, उनके पिता ने वो पार्टी बनाई थी। इसी प्रकार से अकाली दल को देख लीजिए, वो भी एक परिवार की पार्टी है। इसी तरह से आप डीएमके को देख लीजिए, एक परिवार की पार्टी है। ज्यादातर पार्टियां, अगर आप कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें, कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता और बीजेपी में भी ऐसा कभी नहीं होता।
इसके बाद बीएसपी भी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें मायावती और काशीराम अलग अलग परिवारों से थे, वो एक परिवार के नहीं थे, सहयोगी जरूर थे। अब बीएसपी भी एक पारिवारिक पार्टी बन गई, बाकी की क्षेत्रीय पार्टियों की तरह। मायावती चाहती तो पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकती थी, जिन्हें बीएसपी में मायावती के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन मायावती ने उन पर भरोसा न करके अपने छोटे भाई के बेटे पर भरोसा किया और उसे बीएसपी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया, जो पार्टी का सर्वोच्च कार्यकारी पद होता है। इससे पता चलता है कि काशीराम ने दलितों के उत्थान के लिए जो पार्टी बनाई वो अब विचारों से अंग्रेजी अक्षर वाली बीएसपी पार्टी बन गई है। अब बसपा से बीएसपी हो गई है, जिसका नेतृत्व अब लंदन से एमबीए की पढ़ाई करके लौटे एक करोड़पति दलित युवक के हाथों में चला जाएगा। अगर आकाश आनंद मायावती के भतीजे न होते तो शायद उन्हें काशीराम की पार्टी अपनी बुआ मायावती से इस तरह तोहफे में कभी न मिलती। यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आकाश आनंद को अब तक बीएसपी में जितने भी टास्क और असाइनमेंट मिले हैं वो उन सब में फेल हुए। हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां बीएसपी ने आकाश आनंद के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में बीएसपी की सीटें 6 से घटकर 2 रह गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक भी सीट बीएसपी नहीं जीती। अगर बीएसपी ने इतना खराब प्रदर्शन किसी और नेता की लीडरशिप में किया होता तो मायावती अब तक उससे इस्तीफा मांग लेती, लेकिन आकाश आनंद क्योंकि उनके सगे भतीजे हैं इसलिए मायावती ने उनसे इस्तीफा नहीं बल्कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। काशीराम के जमाने में बीएसपी को देश में दलितों की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज बीएसपी की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है वहां अब बीएसपी का सिर्फ एक विधायक बचा है और बीएसपी का वोट बैंक लगभग खाली होने के कगार पर है। कई नेता मायावती पर लोकसभा और विधानसभा के टिकट बेचने का आरोप लगाकर पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि मायावती का पूरा ध्यान अब भी अपने परिवार पर है और उनके साथ जो बाकी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उन पर मायावती का विश्वास अभी नहीं है। मायावती के पास एक शानदार मौका था, उन्हें एक बहुत शानदार मौका मिला था दलितों के उत्थान का, दलितों को मुख्य धारा में शामिल करने का, लेकिन मायावती को यह लगा कि जो वोट बैंक उनके पास है वो लगातार उसे ट्रांसफर करती रही। उन्हें लगता था कि वो जहां चाहेंगी, जिसके बैंक में चाहेंगी वहां रुपए की तरह इस वोट बैंक को ट्रांसफर करती रहेंगी और उन्होंने इस वोट बैंक को इतनी बार ट्रांसफर किया अलग अलग पार्टियों के वोट बैंक में कि अब इनका अपना वोट बैंक खाली हो गया। और ये एक बहुत दुखद बात है क्योंकि हमारे देश में आज भी दलितों की एक अच्छी पार्टी की जगह खाली है और आज भी देश के दलित ये देख रहे हैं कि उनका असली नेता कब आएगा और इसीलिए अब दलित जो हैं वो दूसरी पार्टियों की तरफ जाने लगे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब हम आपको बिना समझे डाइटिंग के खतरों के बारे में बताएंगे। आजकल आप जानते हैं कि शादियों का सीजन है। शादियों के सीजन में आपको यह खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए क्योंकि अक्सर लोग शादियों के दौरान जब जाते हैं तो अच्छा दिखना चाहते हैं। हमारे देश में जो युवक और युवतियां हैं वो भी हीरो हीरोइन की तरह दिखना चाहते हैं और इसके लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं ताकि शादी के दिन, पार्टी के दिन वो अच्छे दिखें, उनका वजन कम हो जाए और वो अपने मन चाहे कपड़ों में फिट हो जाए। और तुरंत वजन घटाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, हीरो या हीरोइन जैसा दिखने के लिए उन्हें सबसे पहले एक ही तरीका समझ में आता है और वो होता है क्रैश डाइटिंग का। आपने डाइटिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन जिसमें कम खाना खाकर अपना वजन घटाया जाता है, लेकिन क्रैश डाइटिंग वो होती है जिसमें बहुत कम समय में वजन घटाया जाता है और इसके लिए लोग खाना बहुत कम कर देते हैं। और क्रैश डाइटिंग का मतलब है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर अपना वजन घटाना है और लोग अचानक से कुछ भी खाना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका वजन ना बढ़ जाए और जब वो अचानक से 1 हफ्ते, 10 दिन तक या उससे ज्यादा समय तक खाना नहीं खाते हैं तो फिर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, देखिए। ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? देखिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में गिरावट आ सकती है, इससे हृदय, किडनी और लिवर पर असर हो सकता है, इससे आपको सुस्ती आ सकती है, चक्कर आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है और इससे आपको आपके शरीर में कमजोरी हो सकती है, आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है
और जैसा मैंने आपको कहा, आपका एनर्जी लेवल बहुत गिर सकता है। मेरे पास सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं कि हमारी कि कोई वेडिंग अटेंड करना है या मेरी खुद की वेडिंग है तो मुझे वेट लॉस कराना है, एंड दे आर रेडी टू पे एनीथिंग। और किसी भी एक्सट्रीम केसेस पे जाते हैं कि मतलब आप उनको पूरे दिन लिक्विड डाइट पे रख लो, कुछ मत दो, दे आर रेडी टू फॉलो इट। भूखे मर जाएंगे लेकिन वेट लॉस होना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। तो स्पेशली गर्ल्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आर लाइक फीमेल्स। तो आपने सुना होगा कि आम घरों के लोग कैसे क्रैश डाइटिंग के दीवाने हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि क्रैश डाइटिंग कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की सेहत को भी नुकसान पहुंचा चुकी है। जेट ली मार्शल आर्ट्स वाली एक्शन फिल्मों के एक बहुत मशहूर नायक, एक बहुत मशहूर हीरो रहे हैं। इन्हें आपने देखा भी होगा। जेट ली ने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि बहुत कम समय में फिट दिखने के लिए उन्हें क्रैश डाइटिंग करनी पड़ी, जिससे वो इतने कमजोर हो गए कि एक बार शूटिंग करते हुए बेहोश हो गए। जेट ली ने लिखा है कि बाहर से मैं फिट दिखता था लेकिन मेरी सेहत अंदर से बहुत खराब थी। जेट ली ने बाद में चाइनीज पारंपरिक चिकित्सा करने वाले एक डॉक्टर से सलाह ली और उसने उन्हें बताया कि पश्चिमी देशों में की जाने वाली डाइटिंग पूर्वी देशों से अलग होती है। यानी क्रैश डाइटिंग में कोई बुराई नहीं है, मगर इसे किसी अच्छे डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लिए बिना आपको नहीं करना चाहिए। तो आपके मन में भी कभी डाइटिंग या क्रैश डाइटिंग करने का ख्याल आए तो जेट ली कि इन बातों को जरूर याद कर लीजिएगा और सोच लीजिएगा कि हो सकता है कुछ हफ्तों तक आप अच्छा दिखें, आपका वजन भी कम हो जाएगा, लेकिन वो क्रैश डाइटिंग आपके अंदर के सिस्टम को कितना कमजोर करके जाएगी इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। तो आजकल शादियों का सीजन है, संभल के रहिएगा और कभी घमंड न करें, क्योंकि टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। नमस्कार।